हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सोमालीलैंड की। किस प्रकार से इजराइल ने सोमालीलैंड को एक राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। आज ये डिबेट छिड़ गई है इस पर कि वास्तव में कोई देश जो है जिसमें आपस में डिस्प्यूट है, कोई देश जाकर के उसे एक मान्यता देश की दे सकता है, क्योंकि ये पहला राष्ट्र है जिसने उसे मान्यता दी है। ये मसला क्या है? और दूसरी बात जो मैंने आपको बताया है कि क्या वास्तव में ये इंटरनेशनल जो रूल और रेगुलेशंस है उनका उल्लंघन है। और जो इजराइल है वो अब्राहम अकॉर्ड का हवाला देते हुए बोल रहा है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। और वास्तव में एक राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए या उसको दर्जा देने के लिए कौन सी चार चीजें ऐसी होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है, आज इस सभी पर बात करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए और आपको इसमें से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए ऐसी बातें मिलेंगी कि जो आपके विचार को और बनाएंगी कि वास्तव में इजराइल गलत कर रहा है या सही कर रहा है, और भविष्य में आने वाले समय में क्या इसकी और विस्तार देख सकते हैं आप कि दूसरे देश ऐसा करेंगे। तो देखते हैं, चलिए क्या है मसला। मसला है इजराइल ने सोमालीलैंड को क्यों दी मान्यता। मान्यता दे दी गई है और उन्होंने ऐसा करने के पीछे मैंने जैसे आपको बताया, उन्होंने कहा कि हम तो जो अब्राहम अकॉर्ड है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि मोंटेवीडियो जो संधि 1933 में जो हुई थी, हमने तो उसका पालन किया है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल जो है सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला, याद रखना, पहला संयुक्त राष्ट्र देश बन गया है। पहला संयुक्त राष्ट्र देश बन गया है। यह निर्णय अफ्रीका के ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैं आपको बताऊंगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दशकों से चली आ रही यथास्थिति को चुनौती देता है। यानी कि अभी तक जो, क्योंकि सोमालिया जो है उसको अपना ही हिस्सा मानता था, लेकिन सोमालीलैंड जो है अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता था। और वास्तव में जो ये मैं जो आपको बता रहा था, मोंटेवीडियो संधि जो 1933 की है, उसकी चारों जो शर्त है उनको भी पूरा करता है। लेकिन उसके बाद भी फिर विवाद का विषय क्या है, क्यों देश ऐसा मान रहे हैं कि नहीं ये अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, आज मैं इसी को बताऊंगा। देखिए, जो सोमालीलैंड अनूठी स्थिति है और इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनका जो है अदन की खाड़ी में अपना एक बेस बनाने में भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो वही है कि अपने राष्ट्र के हित ज्यादा बड़े हैं या फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का जो सम्मान है। ये वास्तव में इजराइल ने ये पहली बार अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। ये पहले भी जो देश है वो करते रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, शक्तिशाली के लिए जो नियम है वो बदलते रहते हैं। आइए, सोमालीलैंड जो है एक अमान्य राष्ट्र, एक डी फैक्टो स्वतंत्र राज्य। डी फैक्टो का मतलब है कि ऐसा कोई कानूनी मान्यता उसे मिली हुई नहीं है, लेकिन एज ए स्टेट के रूप में वो कार्य करता रहा है, उसे बोलते हैं डी फैक्टो। क्लियर है? 1991 से आप ऐसा भी कह सकते हैं, अगर मैं आपको सामान्य बताऊं, डी फैक्टो का मतलब है कि हर कोई आपका अंकल है, समझ गए? अगर आपका पिताजी का जो भाई है तो वो आपका अंकल है, ऐसा बोलते रहते हैं ना, तो वो डी फैक्टो है। यानी कि एक रिश्ते के साथ में दूसरा रिश्ता जब आता है तो उसे डी फैक्टो बोलेंगे। 1991 से अपनी सरकार, मुद्रा और सुरक्षा बलों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्यरत है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पूर्व में ब्रिटिश सोमालियालैंड जो है, ब्रिटिश 1961 तक वहां रहे। गृह युद्ध के बाद जो है सोमालिया से वो अलग होने के बाद जो गृह युद्ध हुआ और सोमालिया से अलग होकर के सोमालीलैंड बना। इजराइल के द्वारा ऐतिहासिक मान्यता उसे दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया है, एक देश के रूप में। और वो चारों शर्त जो है, जो मोंटेवीडियो की जो संधि थी उसको पूरा करता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी गलत हमने नहीं किया है। तो दो तीन कारण इसमें जो थे, एक तो यह है कि इजराइल की अपनी वहां पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की फॉर्म में है। दूसरा जो है, इजराइल कहता है कि मैंने तो जो है अब्राहम अकॉर्ड जो है, जहां पर मिडल ईस्ट के साथ में अब्राहम अकॉर्ड जो है, वो क्या कहते हैं कि मिडल ईस्ट के साथ में जो इस्लामिक जो देश है उनके साथ में अपने सामान्य रिश्ते बनाना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाई थी ये सारी बातचीत, चलो आगे देखेंगे इसे भी कभी। तो इसके अनुसार देश जो है क्या क्या होनी चाहिए, उसके पास अपना एक एरिया होना चाहिए, उसके पास में एक अपनी जनसंख्या होनी चाहिए, ऐसी जनसंख्या नहीं जो रोज चली जाए, नहीं, एक स्थिर जनसंख्या उसके पास होनी चाहिए, उसके पास एक सरकार होनी चाहिए, और अन्य देशों से संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अब देशों से संबंध बनाने की क्षमता का मतलब क्या है? उसके पास में अपनी जो एम्बेसी दूसरे देशों के खोलने के पास अपने जो इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, जैसे कोर्ट होने चाहिए, या उसके पास में अपने एक राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी चीज होंगी, तभी आप कह सकते हैं, ये चार चीज होने पर कि आप उसको देश मान सकते हैं। क्लियर है? लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सोमालीलैंड को अभी तक किसी देश ने मान्यता क्यों नहीं दी। तो देखते हैं ये सारी बातें, तो हम देखेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि मोंटेवीडियो की जो संधि है वो कहती है ये चार शर्त होने पर कोई भी देश किसी को मान्यता दे सकता है। इजराइल का रणनीतिक लाभ होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि अदन की खाड़ी में और लाल सागर के पास उनको एक सहयोगी मिल जाएगा जो उनको व्यापारिक मार्ग साथ साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करेगा। ये उसके पीछे का एक वो है। और उन्होंने कहा कि गलत नहीं किया, एक तो अब्राहम अकॉर्ड और दूसरा जो है मोंटेवीडियो संधि, हमने तो इसका पालन किया है। अब पूरा मसला मैं विस्तार से आपको समझाता हूं। देखिए विस्तार से क्या है मामला। मामला यह है कि जो 30 साल से रुका हुआ पानी है उसमें पत्थर मारने का जो कार्य है वो इजराइल ने कर दिया है। अब यहां से शुरू होगी कहानी कि भैया अब इजराइल ने तो मान्यता दे दिया, अब क्या आगे दूसरे देश इसे मान्यता देंगे या नहीं देंगे? आइए देखते हैं। एक ऐतिहासिक मान्यता, एक नया अध्याय। इजराइल ने सोमालीलैंड को एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला जो पहला राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य राष्ट्र बन गया है। अब देखिए, इजराइल ने इस कदम में 2020 के अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था उसका समझौता दिया, जिसके अंदर यह बताया गया था कि अफ्रीका जो देश है उनके साथ में अपने संबंध जो है मजबूत करने हैं। घोषणा में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि बात तो देखो सामने तो यही आई है कि भैया हम जो इस समझौते में क्या करेंगे, हम कृषि में समझौता करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य में आगे बढ़ाएंगे, प्रौद्योगिकी में थोड़ा सा समझे, ये सारे में हम सहयोग करेंगे। लेकिन पीछे की जो बात होती है थोड़ी अलग होती है, वो सामने नहीं आती। देखो, सोमालीलैंड दुनिया का सबसे बड़ा गैर मान्यता प्राप्त राष्ट्र था। देखिए
लोकेशन मैंने आपको जो बताया है, देखो ये रहा सोमालीलैंड, सोमालिया का ही हिस्सा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ये सोमालिया है। और यहाँ इसके देखो इसी कोने पर अगर आप पूरा इसका लोकेशन देखोगे तो ये सोमालिया है, तो इसके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में ये वाला पार्ट है इसका, और यहाँ पर देखो ये है अदन की खाड़ी। आप सोचिए कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो इजराइल कोई ऐसा नहीं कि वैसे ही मान्यता दे रहा है, तो यहाँ पर जो है जिबूती है ये वाला, और यहाँ पे ये अदन की खाड़ी है, और यहाँ पे है सोमालीलैंड। अब इन्हें यहाँ से जो है आप सोचिए कि कितनी बड़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलने वाली है इजराइल को। तो एक ये हो गया, और मैं आगे किसी वीडियो में बताऊंगा कि दूसरा एक और भी इसका डिफेंस को लेकर के भी एक उद्देश्य रहा है। स्थान जो है पूर्वी अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसमें सोमालीलैंड आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब है जो अफ्रीका का जो सींग की तरह निकला हुआ है, इसे बोलते हैं हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये पूरा का पूरा जो है हॉर्न की तरह है, यानी कि सींग की तरह है, इसलिए इसे बोलते हैं अफ्रीका का हॉर्न। स्थिति क्या है, 1991 से एक स्वघोषित स्वतंत्र राज्य है, यानी कि डी फैक्टो स्टेट तो है, लेकिन बात यह किसी ने मान्यता दी नहीं है। गवर्नेंस इसकी अपनी एक सरकारी मुद्रा है, सरकार भी है, और स्थानीय सुरक्षा, इनके पास में अपनी सुरक्षा बल भी है। चुनौती क्या है, वही अंतरराष्ट्रीय समुदाय इसे कानूनी रूप से जो पहले से मान्यता नहीं देता, सोमालिया का हिस्सा मानता है, इसीलिए किसी ने इसको मान्यता भी नहीं दी है। इतिहास के पन्नों में औपनिवेशिक विरासत, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पहले ये जो सोमालिया है इसको ब्रिटिश सोमालीलैंड उत्तर वाले में ब्रिटिश के हाथ में था, और दक्षिण का जो सोमालीलैंड था वो इटली के हाथ में था। लेकिन बाद में 1961 में दोनों यहाँ से चले गए और इनका एकीकरण हो गया। अब जैसे ही एकीकरण होता है तो वहां पर हिंसा छिड़ जाती है। यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसने इसे एक और अलग प्रशासनिक पहचान दी थी। दक्षिणी हिस्सा जो है वो इटली के नियंत्रण में था। स्वतंत्रता के बाद दोनों मिलकर के गठन होता है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया है गृह युद्ध जो है छिड़ जाता है। गृह युद्ध जो है 1991 में वहां की घोषणा होती है। एकीकृत सोमालिया में वंशवाद, देखना वंशवाद, आंतरिक संघर्ष और गृह युद्ध जैसे जन्म दिया। इस अराजकता के बीच 1991 में सोमालीलैंड ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और सोमालिया से अलग हो गया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, वैसे तो इससे थोड़ा अलग है, उसका कहीं और मैं अलग से लेक्चर लेकर के आऊंगा। आपको एक बात याद रखनी है, एक होता है एट्रोसिटी लिटरेचर। एट्रोसिटी लिटरेचर क्या है, ये अंग्रेजों की बनाई हुई एक कहानियां हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया कि जब इन्हें लगा कि हम यहां से जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया कि जो उस देश के अपने धार्मिक ग्रंथ थे, या उस देश के अंदर जो कम्युनिटी थी, अलग अलग सबके फेथ होते हैं, आपको जानते होंगे, इस पर कभी और बात करेंगे वैसे विस्तार से। लेकिन जो कम्युनिटी थी उनमें ब्रेक डाउन करने के लिए, फूट डालो शासन करो की वजह से एक एट्रोसिटी लिटरेचर लिखे गए। एट्रोसिटी लिटरेचर में यह कहा गया कि भैया ये जो बड़ी कम्युनिटी है, यानी कि भाई सीधी सी बात, अगर कोई देश है वहां पे कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ सामाजिक रूप से उन्नत होंगे, कुछ पॉलिटिकल रूप से उन्नत होंगे, कुछ कमजोर होंगे। तो जैसे इन्होंने देखा कि भैया ये हमारे लिए खतरा है पॉलिटिकल रूप से, अंग्रेजों ने तो उनके खिलाफ एक क्या कर दिया, एट्रोसिटी लिटरेचर लिख दिया। यानी कि ऐसा बताया गया कि देखो तुम कमजोर इसलिए हो क्योंकि तुमका अत्याचार इन्होंने किया। यानी कि एक देश के दोनों दो तीन ग्रुप बनाकर के आपस में लड़ाने शुरू कर दिए। पूरी अफ्रीका के साथ जो आप ये देख रहे हैं ना, ये देखो ये गृह युद्ध आपको देखने के लिए जो है इसी कारण से मिलते हैं, क्योंकि उनके अंदर दो दो वर्ग तो ये बना के चले गए, या तो क्रिश्चियन बना गए, दूसरे में मुसलमान बना के चले गए। तो उनमें आपस में और एट्रोसिटी लिटरेचर लिख करके चले गए, जहां पर ये नहीं हुआ। तो गृह युद्ध जो है या तो जाति, या तो जो वर्ग है उनकी वजह से, या फिर धर्म की वजह, यानी कि मजहब जो है उनकी वजह से पूरा जो अफ्रीका है वो हमेशा से इससे जूझता रहा। अब भारत में जब ये गए तो भारत से भी वही कार्य करके गए। भारत में भी एक एट्रोसिटी लिटरेचर लिख करके चले गए। आप जो संविधान में आप देखते हो ना कि जो जैसा रिजर्वेशन जैसी जो टर्म आती है, रिजर्वेशन दिया जाता है, वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से नहीं है, ये जो दिया गया है रिजर्वेशन वो है सदियों से जो अत्याचार हुए हैं। अब आप समझिए पहले अत्याचार करने वाले कौन थे, पहले मुसलमान यहाँ पर रहे। मुसलमान 11वीं 700 के बाद में हम पर आक्रमण हुए हैं, और 1100 के बाद में और 1400 के बाद में तो परमानेंट हम पर अत्याचार हुए हैं। फिर उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे आ गए, फिर उन्होंने अत्याचार किए। लगभग हम पर 600-700 वर्ष के अत्याचार दोनों ने मिलकर किए। दोनों ही अहले किताब हैं और दोनों ने अत्याचार किए, लेकिन लिख के क्या गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमने नहीं करे, किसने करे, ब्राह्मणों ने करे। आप सोचिए, जबकि दोनों को बराबर लगा के इन्होंने मारा। और भारत का जो संविधान जब लिखा गया तो इस टर्म को जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और कहा कि भाई आरक्षण इसलिए दिया जाएगा। अब समझिए आप, तो इसी तरीका का मैं जो आपको बता रहा हूं कि सोमालिया में हो या फिर अफ्रीका के जो दूसरे देश हैं, उनमें जो ये गृह युद्ध जो चल रहे हैं उसमें दो वजह, एक तो धर्म है और दूसरा जो है एट्रोसिटी लिटरेचर है। समझ गया। देखिए फिर इस पर बात करेंगे कभी। एक राष्ट्र फिर भी देश नहीं, मान्यता की पहली। यह जो सोमालीलैंड के पास अपनी सरकार है, जनसंख्या है, क्षेत्र है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको मान्यता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसे मानते थे कि सोमालिया का ही पार्ट है। खेल के नियम, मॉन्टेविडियो संधि 1933, अंतरराष्ट्रीय कानून जो है वो कहता है कि अगर किसी के पास ये चार जो मैंने आपको बताया जनसंख्या होनी चाहिए, जैसा कि ये वाला है, उसको क्या करते हैं, एक उसका डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ में एक कैपेसिटी टू एंटर इनटू दैट रिलेशन विद दैट अदर स्टेट्स होनी चाहिए। तब समझिए कि वो एक राष्ट्र है। समझ गए? ये चार बात याद रखना। पेपर में यूपीएससी में तो ये बिल्कुल पूछ सकते हैं कि जो मॉन्टेविडियो संधि क्या है और इसके प्रावधान क्या है, तो बिल्कुल चार उसमें आ सकती है, तो अपने हिसाब से ध्यान रख लेना। सोमालीलैंड मॉन्टेविडियो वीडियो पर परिभाषित क्षेत्र जो मैंने चार आपको बताया, जनसंख्या, सरकार और अन्य देश के साथ में रिलेशन रखना। अब बात यहां पर आती है कि वो तो है, लेकिन ये वाला जो था वो सोमालीलैंड के साथ नहीं था। समझ गए मेरी बात? यानी कि दूसरे देशों के साथ संबंध उनके पास नहीं थे। अब इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है कि भैया ये इलीगल है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है इसकी वजह से। अब समझ गए मेरी बात? अगर आप उनको मान्यता ही नहीं दोगे तो चौथा नियम क्या कभी बन पाएगा? नहीं। अब इजराइल ने दे दिया तो ये बात जो है यहाँ पर टिक हो जाएगी।
अब और जो देश है वो अब इसे मान्यता दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि चारों के चारों फुलफिल हो गई। अब एक देश को तो ये कदम उठाना ही था कि भैया इलीगल है, समझ गए मेरी बात आप? तो एक को उल्लंघन करना पड़ता। अब बात आती है एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। नो, दुनिया के अधिकांश देश जो है संयुक्त राष्ट्र और सोमालीलैंड के अभी भी सोमालिया का हिस्सा मानते थे, इसीलिए वे इसके साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं करते। चौथे मानदंड के रूप में बाधा आ रही थी, जो मैंने आपको बताया कि अब वो इजराइल ने जो है ब्रेक डाउन कर दिया। दो टर्म आती है जो यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में काम आ सकती हैं। पहला है डी फैक्टो और दूसरा आता है डिजोर। अब डिजोर और डी फैक्टो मैंने आपको बता दिया शुरू में, यानी कि अगर आपके पिताजी का कोई भाई है तो आपका अंकल हो गया, सीधी सी बात है, तो डी फैक्टो है। लेकिन डिजोर में क्या होता है? कानूनी। अब देखो यहाँ कानूनी रूल एंड रेगुलेशन। तो मैंने आपको बताया कि डी फैक्टो के रूप में तो ये पहले से ही एक देश था, लेकिन कानूनी मान्यता नहीं थी। किसकी वजह से? ये चौथे वाले पॉइंट की वजह से। देखो, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त है, विशेषतः कानूनी रूप से संप्रभु संयुक्त राष्ट्र सदस्य है, कभी अपने क्षेत्रों पर वास्तविक नियंत्रण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए सोमालिया। मैंने आपको बता दिया, क्लियर है ये सारी चीजें। अब आइए, इजराइल का तर्क क्या है? उन्होंने कहा कि भैया हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तो अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको ही आगे बढ़ाया जो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पुश की गई थी। अब यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका और देख लीजिए, कोना जो निकल रहा है ना हॉर्न की तरह, इसलिए। और सोमालिया, ये पूरा देश सोमालिया है, और ये तो ये हिस्सा जो है ये वाला, ये क्या है? सोमालीलैंड है। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो भी आप देख लीजिए। इजराइल इस मान्यता को अफ्रीका में अपनी राजनयिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए करता है, और यह एकदम संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देशों के साथ 2020 में शुरू हुए सामान्यकरण के जो रिश्ते जो सामान्य हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का कदम बता रहा है कि भैया मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने तो वही है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है, अब्राहम अकॉर्ड भी याद रख लेना, ठीक है। भूगोल ही शक्ति है, लाल सागर का सामरिक महत्व, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ये बहुत कुछ कहती है। यहां से आप देखोगे कि रणनीतिक अंतर्दृष्टि, सोमालीलैंड जो है अदन की खाड़ी में स्थित है, लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य यहाँ पर होता है। देखो दोनों पॉइंट आप देख लोगे, चौक पॉइंट है, ठीक है। तो उनको जो अपने हिंद महासागर से जाकर के वो जोड़ देगी, और ये बाब अल मंद की जो खाड़ी सोमालीलैंड यहाँ है, और देखो ये पूरा पूरा लाल सागर यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आकर देखोगे स्वेज नहर हो गई। तो आप देखिए कितनी बड़ी लोकेशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखो अपना इंडिया है, ये इंडियन ओशन है ये सारा, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन है ये पूरा। और देखो यहाँ से अगर इसे मिलेगा तो बहुत सारी चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें एक और जो है मैटर और भी है, लेकिन थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, बाद में बताऊंगा सर। इजराइल के लिए क्यों मायने रखता है? यह मार्ग एशिया और यूरोप के बीच एक व्यापार के लिए महत्व जो स्वेज कैनाल है उसको जोड़ता है। अब आप समझिए, एक चौक पॉइंट उसको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। क्षेत्रीय प्रतिक्रिया, संप्रभुता पर हमला। मैंने जैसे कि आपको बताया, वो कह रहे हैं कि सोमालिया की संप्रभुता, बात वही आ जाती है कि सोमालिया इसे अपनी संप्रभुता पर जो हमला बता रहा है। तुर्की जो है वो भी क्या कह रहा है कि नहीं नहीं भैया ये तो सोमालिया अपने बड़े निवेश और मजबूत संबंधों के कारण वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि नहीं ये तो सोमालिया की जो है संप्रभुता पर हमला है। वही बात, दो चार बोलेंगे ही। एक मान्यता अनेक सवाल, बात वही है, कानूनी बनाम रणनीति। अब भाई कानून तो वही मैंने बताया, लास्ट वाला जो पॉइंट है चारों में से बाद वाला जो है वही जो है क्रॉस था, बाकी तो सारे टिक थे। तो ये तो इन्होंने अब मान्यता दे दी तो वो भी टिक हो जाएगा। क्या यह घटना दर्शाती है कि वैश्विक राजनीति अंतरराष्ट्रीय कानून जो है उनको अधिक शक्तिशाली है? और ये तो मैंने हमेशा कहा है कि ठीक है संधि अलग होती है, लेकिन जब शक्तिशाली देश होते हैं तो संधि और नियम उनके लिए ताक पर रख दिए जाते हैं। अलगाववाद का भविष्य, बात वही है कि पूरी दुनिया के अंदर हर देश के बीच में किसी छोटी छोटी बाउंड्रीज को लेकर के अलगाव जो है, हर देश के अंदर अलगाववाद है। तो क्या वास्तव में फिर ये मान्यता जो है आगे भी जाएगी, जैसे कोसोवो को लेकर के, ताइवान को लेकर के, है ना, तो इनको लेकर के भी क्या आगे बढ़ेगी? भूगोल की भूमिका वही मैंने जैसे आपको बताया, एक छोटा क्षेत्र है लेकिन सामरिक रूप से जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है इजराइल को मान्यता देकर के बहुत ज्यादा नुकसान होगा नहीं। कितनी आलोचना होगी उससे कुछ क्या होने वाला है, लेकिन जो उनको लोकेशन जो मिली है ना वो मस्त है। बात निकलती है तो दूर तक जाएगी। वही इजराइल के फैसले से 30 साल का जो भू राजनीतिक यथास्थिति स्टेटस को जो बना हुआ था उसको तोड़ दिया गया है, और सोमालीलैंड को मान्यता मिल गई है अंतरराष्ट्रीय कानून। वो जो चौथा वाला पॉइंट जो था ना, दूसरे देशों के साथ में अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की जो क्षमता, वो भी अपटिक हो गया है। तो अब आने वाले समय में और भी जो देश हैं वो सोमालीलैंड को बिल्कुल और मान्यता देंगे और अपनी जो आर्मी बेस या उसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के रूप में यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स बताइए, आपको एग्जाम के लिए तो बहुत सारे पॉइंट यहाँ से मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और जो जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनमें एक समझ पैदा करती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे रीच बढ़ती है। तो अपने दोस्तों के साथ इसे कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि उससे आपके पास वीडियो पहुंचती रहेंगी। तो आपने वीडियो